95% हम इंडियन कल्चर से इंस्पायर हैं और हमने उसी को ही अडॉप्ट किया हुआ है। 70 साल पहले पार्टीशन तो हो गई, पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान से अलग हो गए, लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हमारे अंदर अभी भी वो सकाफ़त, वो रस्म व रिवाज बाकी हैं, हम उन्हीं को ही फॉलो कर रहे हैं, हमारी अपनी कोई पहचान नहीं हम बना सकते। मीर अली नॉर्थ वजीरिस्तान में एक हमला हुआ, हमारे 13 जवान जो है उन्होंने जामे शहादत नोश किया। शुमाली वजीरिस्तान का इलाका है मीर अली, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर एक हमला किया है और इससे खुदकुश हमलावर से भरी गाड़ी जो है तो सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले से टकराई। रिफ्लेक्शन है उस टेररिज्म का जो उन्होंने दुनिया को एक्सपोर्ट की है, लिहाजा पाकिस्तान अपने हालात का जिम्मेदार दुनिया को ना ठहराए। ये कर्मा है जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, ये पाकिस्तान के कर्मों का फल है। दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात खा वो KPK के अंदर हो या बलोचिस्तान में हो, हम लोगों को नजर आ रहे हैं बड़े ऑर्केस्ट्रेटेड किस्म के होते। पाकिस्तान चाहता है इंडिया के साथ तजारत हो, उसका 1% ही GDP का पाकिस्तान को मिल जाए तो पाकिस्तान भी कुछ खाने पीने के काबिल हो जाए। ये खुदकुश हमला था और जो खुदकुश हमला आवर थे वो गाड़ी में जो बारूद से भरी गाड़ी थी उन्होंने टकरा दी और ये सुइसाइड हमला था जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई। लिहाजा ये दुनिया को ब्लेम मत करे अपने हालात का, पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है अपने इन हालात का। जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वेस्टर्न प्रोविंस के अंदर हुआ है, आर्मी के कॉन्वॉय पे किया गया है और ये एक सुसाइड बॉम्ब था, सब सुसाइड बॉम्बर था जो फट गया आर्मी कॉन्वॉय के पास। जा रहा कॉन्वॉय के अंदर है 50 गाड़ी, 30 गाड़ी, 100 गाड़ी, 20 गाड़ी। इनको हम जानते हैं फिल्मों के जरिए, सो हमें वो एलियन नहीं लगते कि जब हम उनसे मिलते हैं या उनका कल्चर के बारे में, चीज़ों के पते में, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ों का इंडियन फिल्मों के जरिए हमें बहुत सारा इल्म है। रही से कसा जो थी वो स्टार प्लस के ड्रामों के जरिए पूरी हो गई। फोर्सेस के लोग थे वो, और यकीनन वो एक शायद MI के होंगे या फिर हो सकता है कि वो ISI के हों या कुछ और लोग हों, क्योंकि कोई ऐसे नहीं थे कि वो ऑपरेशन करने के लिए गए हुए थे। बहुत सी कैजुअलिटीज हुई हैं, जवान शहीद हो गए हैं, आम पब्लिक की भी कैजुअलिटीज हुई हैं, बहुत से लोग इस वक्त इंजर्ड हैं, अस्पतालों में हैं। क्या कहते हैं सर, की TTP बार बार जगह जगह पर फट रही है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि नॉर्थ वजीरिस्तान मतलब पाकिस्तान का एरिया है, वहाँ पर एक हमला हुआ और उसमें तकरीबन पाकिस्तान कह रहा है कि वो एक आतंकवादी हमला है और उसमें कहा जा रहा है कि 13 से लेकर 20 पाकिस्तानी सैनिक यहाँ पर मारे गए हैं। अब देखिए, जो टैक्टिक उसने इंडिया के खिलाफ यूज़ की मतलब पाकिस्तान ने, आज वही जो टैक्टिक है वो पाकिस्तान के अंदर जो अलग अलग ग्रुप्स है जो कि पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, चाहे वो BLA हो, BSF हो, BLA हो या फिर TTP हो, वही टैक्टिक अब ये सारे अपना रहे और सिचुएशन ये हो रही है कि उनके लिए बहुत ही मुश्किल वाली सिचुएशन होती जा रही है। अगर आप देखो मतलब पूरे सिनारियो को अगर आप देखो तो बात यहाँ तक आ जाती है कि आए दिन अब हमले हो रहे हैं। मतलब मान लीजिए पहले तो दो हमलों के बीच में अच्छा खासा गैप रहता था, उनको डर लगता था पाकिस्तानी आर्मी का, लेकिन अब सिचुएशन ये हो गई है कि ये जो हमले जो हो रहे थे ना वो अब आए दिन हो रहे हैं और बहुत ही वेल प्लान्ड तरीके से हो रहे हैं। बहुत बुरे हालात होने वाले हैं पाकिस्तान के। जैसे कि साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के ज़रिए हमारी मदद करना ना भूलें। दोस्तों, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप जो है उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज पे आज हमला किया और ये सुइसाइड हमला था जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई। और ये तहरीक तालिबान हो या हाफिज़ गुल बहादुर हो, ये मसरूफ़ थे क्योंकि इनको पता था कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मसरूफ़ है, इंडिया से लड़ रही थी, तो इन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की और दाएं बाएं निकल गए और सिचुएशन जो है उसको जांचते हुए समझते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमें अपनी वो जो मोमेंटम है उसमें थोड़ी सी कमी लेके आनी चाहिए पाकिस्तानी फ़ौज पे हमले करने की। उसकी वजह ये है ताकि पॉज एंड थिंक का मौका मिले, थोड़ा रेस्ट पे चले जाएं, थोड़ी स्ट्रैटेजी बदल लें, तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा, अगर ये उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला करते जब इंडिया के साथ लड़ाई हो रही होती तो ज़ाहिर बात है लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं वो और ख़िलाफ़ होने थे इन दहशतगर्द जमातों के। इनको हम कहते हैं ये फितना
खारिज है, ये खारजी हम इन्हें कहते हैं इस्लामिक टर्म में, फितना उल खारजी इन्हें कहा जाता है। और ये जो धमाका हुआ है, मुझे आई केम टू नो दिस वेरी अर्ली मॉर्निंग बाय द वे, ये आई थिंक इंसिडेंट हुआ है। और ये माय फ्रेंड इज़ पोस्टेड देयर, तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी इसके बारे में बताई कि ये एक जो शहादतें हुई हैं जिसमें एक सुइसाइड अटैक हुआ है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, बॉम्ब डिस्पोजल जो है एक्टिविटी चल रही थी रोड के ऊपर। और अब मैं आपको क्या क्या कहानियाँ सुनाऊँ कि क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो सामना करने पड़ते हैं पाकिस्तान को। और देखें, अफ़गान तालिबान ने रिसेंटली ये कहा था, उन्होंने कहा था कि जनाब ऐसे लोग जो अफ़गानिस्तान में बेस्ड हों वो पाकिस्तान या किसी और मुल्क में जाके हमले नहीं कर सकते। ये उन्होंने अफ़गान तालिबान ने स्टेटमेंट्स जारी की थी। अब सवाल ये होता है कि ये लोग फिर पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं। इनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि यार अगर हम हमले करेंगे तो शायद कोई बेहतरी निकलेगी, शायद हम बहुत पॉपुलर होंगे, शायद हमारी सिचुएशन जो है वो पता नहीं बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये इनको हम रिलीजियस मिलिटेंट्स कहते हैं। ये आपको पता है दो किस्म के चैलेंजेस हैं, एक एथनिक मिलिटेंट्स हैं, रिलीजियस मिलिटेंट्स हैं, तो हमें ये दोनों टारगेट कर रहे हैं। बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है और ख़ास तौर पे जो वज़ीरिस्तान के हालात चल रहे हैं, फ़ौज के ऊपर हमले हो रहे हैं और एक बहुत बड़ा हमला हुआ है क्योंकि एक पूरी गाड़ी से भरी हुई टकराई गई है और जिसमें अभी तक की इतलात के मुताबिक 13 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो अपनी जान से गए। ये नॉर्थ वज़ीरिस्तान में क्योंकि ये कॉन्वॉय जा रहा था और मीर अली का इलाका था वहाँ से फिर उसके बाद ये खबर भी आ रही कि जी फ़ौज ने कार्रवाई की है जिसमें 14 जो लोग हैं टेररिस्ट हैं वो हलाक हुए हैं। अब साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जी आम लोग जो हैं उनकी भी वो ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन कुछ लोग की जाने की भी इतलात है जो आम लोग थे। अब सूरत-ए-हाल बड़ी अजीब किस्म की है, समझ से बाहर है कि एक तरफ ड्रोन हमले हो रहे हैं, उसमें आम लोग निशाना बन रहे हैं, फिर दूसरी तरफ इस तरीके का जो ये वाला उसमें था, मीर अली में हुआ है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में और सुबह मतलब तकरीबन नून में खबर मिली थी कि जी ये हमला हुआ है और अभी खबरें आ रही कि इसमें 13 लोग, लेकिन शायद इससे ज़्यादा लोग की जानें गई हों क्योंकि एक्सप्लोज़िव जब गाड़ी में वो भर के लेके आते हैं तो वो मतलब जिसे कहते हैं ना 100 ऑफ केजीज़ के हिसाब से वो लोग करते हैं और इसलिए करते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा वो नुकसान पहुंचा सके सिक्योरिटी फोर्सेस को। तो एक तो ये है कि मतलब ये सिचुएशन चल रही है। अब समझ से बाहर ये चीज़ है कि ड्रोन अटैक्स हो रही हैं, उसके हवाले से भी कोई क्लैरिटी नहीं है। आम लोगों की जानें जा रही है और एक आम लोगों में एक तो डर और खौफ है, लेकिन एक जो दिलों के अंदर या जिस तरीके से एक फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है, मुख्तलिफ धरने भी दिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। इसके हवाले से कोई कुछ भी नहीं बोल रहा कि यार इसका क्या करना है। दूसरी बात कि अगर किसी इलाके में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, अभी रिसेंटली साउथ वज़ीरिस्तान में हुआ जिसमें फ़ौज के एक मेजर और उसके साथ बाकी 5 लोग थे, उनकी जानें गई थी। मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन पुरानी बात है। अच्छा 3 दिन पहले मर्दान का इलाका है बाबूज़ई, वहाँ पर टीटीपी की प्रेज़ेंस सुनने में आ रही है कि वहाँ पे मौजूद है। अब वहाँ पर जो लोग अपने फ़ोर्सेस के लोग थे वो और यकीनन वो एक शायद एमआई के होंगे या फिर हो सकता है कि वो आईएसआई के हों या कुछ और लोग हों, क्योंकि कोई ऐसे नहीं थे कि वो ऑपरेशन करने के लिए गए हुए। क्योंकि वो बुनियादी तौर पर एक अमरीकी जरीदे में और बहुत बड़े अमरीकी जरीदे में शाया हुई है जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुताल्लिक है। तो उस पर थोड़ी बात करूंगा कि अचानक इस खबर का आना, क्या ये कोइंसिडेंस है या ये पाकिस्तान के प्रोग्राम जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके हवाले से उन अमरीकी खदशात का तसलसल है जो शुरू दिन से चले आ रहे हैं। नाज़रीन, फॉरेन अफेयर्स अमरीका का एक बड़ा मुस्तनद मैगजीन समझा जाता है और इस पे एक आर्टिकल छपा है जो कि इनके
जुलाई अगस्त का जो एडिशन है जो अभी सामने आया है, उसमें एक मजमून छपा है जो बुनियादी तौर पर दुनिया भर में जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका एक जायजा है। और उसमें फिर अमेरिका की पोजीशन को डिस्कस किया गया है कि अमेरिका कहाँ खड़ा है, और यह कि अमेरिका को जो उसके अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसके हवाले से जो अमेरिका एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला या प्रोटेक्शन अम्ब्रेला फराहम करता है यूरोपीय मुल्कों को, और साथ फिर मिडल ईस्ट के जो अरब ममालिक हैं उनको भी, उसके हवाले से बड़े सवालात उठाए गए इस आर्टिकल में। और वहीं इस आर्टिकल में जिक्र पाकिस्तान का भी हुआ है। पाकिस्तान भी यकीनन एक एटमी कुव्वत है, और इसमें पाकिस्तान और भारत की जो झड़पें हुई थी मई के महीने में, उसका जिक्र हुआ है। और फिर साथ इस बात का भी जिक्र हुआ है कि दोनों ममालिक एटमी कुव्वतें हैं, और ये कि इनके दरमियान यकीनन एक्सीडेंटल वॉर भी हो सकती है, और किस तरीके से दोनों ममालिक अपने एटमी असासों की अगर हिफाजत कर रहे हैं तो साथ उसको मजीद मॉडर्नाइज भी कर रहे हैं। चीन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, लेकिन मैं पहले पाकिस्तान की बात करूंगा, चीन की बाद में बात करूंगा। पाकिस्तान के हवाले से इसमें लिखा है कि पाकिस्तान जो है वो ये दावा कर रहा है, ये मैगजीन फॉरेन पॉलिसी, और जिसको इंडियन मीडिया में ये खबर आज हर तरफ फैली हुई है कि पाकिस्तान इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप कर रहा है। ऐसे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स या ICBMs जो कि अमेरिका को निशाना बना सकेंगे। $30 ट्रिलियन के जो रिजर्व्स हैं वो आप लोगों के यहाँ जो है वो डिस्कवर किए गए। सर वो सच में निकले हैं या आप लोग भी हमें खान साहब की तरह कोई चूना लगा रहे हैं अपनी पब्लिक को? देखिए, हमारे यहाँ खान साहब की तरह शादियां नहीं करते ना रोज, तो इसलिए ऐसा चूना नहीं लगाते, क्योंकि ये गवर्नमेंट्स का काम नहीं होता, ये पूरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज होती हैं, वो वेरीफाई करके गवर्नमेंट को बुलाती हैं। वरना इसके तो गवर्नमेंट ऐसे बोल दे यहाँ पे ये निकल गया, वहाँ पे वो निकल गया, ऐसे नहीं चलते ना। फिर सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आ जाएंगी कहने की नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इस जब गवर्नमेंट के पास फाइनल हो जाता है कि हाँ अब एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है और ये पाया गया, तो मुझे पता है कि आप जिसकी बात कर रही हैं वो गयाना के साइज का जो है वो अंडमान सी में वो मिला है। अभी ऑन द वर्ज है, बट देयर आर हाई चांसेस कि वो जो है ऑयल जो डिपॉजिट्स हैं उनको वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। सो इट्स अ गुड थिंग। अब ये है कि आप इसको कहनी है ये झूठ बोल रहे हैं, तो आई सिंपली डाउट दैट, क्योंकि नहीं मैंने कहा कि झूठ बोल रहे हैं। नहीं सर प्लीज, मैंने ये नहीं कहा झूठ बोल रहे हैं। मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि इसमें कोई डिटेल आपको पता है कि कहाँ तक जो है वो गवर्नमेंट ने इसको बताया है या प्रूव किया है या कहा है कि हाँ ऐसा हुआ। इसलिए कि हमारे यहाँ तो आपने देखा खान साहब ने कहा, लेकिन उसके बाद आगे कुछ नहीं हुआ। देखिए ये जो है ना, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हरदीप सिंह पुरी साहब हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर, तो उनको कोट करके बोला गया है। तो आई हैव एब्सोल्युटली नो डाउट्स कि ये बिल्कुल सही है। और उन्होंने कहा कि जो अंडमान में जो ये साइज है वो गयाना जो कंट्री है, अब गयाना का कितना एरिया है मुझे पता नहीं है, तो वो उसके हिसाब से फिर इंडिया जो है ना वो 17वां ऑयल रिजर्व के मामले में वो हो जाएगा। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट बिग अचीवमेंट क्या, ये तो कोई पर्सनल चीज़ तो है नहीं, ये मतलब ये तो नेचुरल फिनोमिना है। तो गयाना इज़ अ काफ़ी ह्यूज एरिया, मतलब 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का कंट्री है गयाना। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स स्मॉल प्लेस, इट्स अ बिग कंट्री। तो अगर गयाना के साइज का मिला है ऑयल फील्ड, इट्स अ बिग थिंग। तो इट विल, जो कहा जा रहा है कि 11.6 बिलियन बैरल ऑयल एंड गैस जो है वो इसमें है, और गयाना का जो रैंकिंग है आज की डेट में वो 17th है। तो समझिए गयाना जितना बड़ा अगर हमारे पास मिल जाए तो इंडिया की रैंकिंग तो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। प्लस इंडिया जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के एकदम जिसे कह लीजिए कस्प पे है। तो इंडिया नीड्स टू हैव एनर्जी सिक्योरिटी, इंडिया नीड्स टू हैव एज मेनी एनर्जी रिजर्व्स, एनर्जी रिसोर्सेज जितना पॉसिबल हो, ताकि हम इसको जो है वो एक्सप्लॉइट करते रहें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जो मैं कोट कर देता हूँ मिनिस्टर साहब को, if India succeeds in uncovering oil reserves in the Andaman region of on the scale of Guyana's, it could propel the country's economy from $37 trillion to $20 trillion. पाकिस्तान दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री बनने जा रहा है।
सर ये IMF वाईएमएफ तो ऐसे ये पानी भरेंगे पाकिस्तान के सामने, आप क्या बात कर रहे हैं? अब तक स्ट्राइक कर पाएगा। इंडिया वाला आपका खतरा खत्म नहीं हुआ, हो सकता है चंद दिनों में या चंद हफ्तों में दोबारा इसका सामना करना पड़ेगा। भारत जो है वो इंटर कॉन्टिनेंटल स्टेल्थ बॉम्बर बनाने जा रहा है। जी हाँ, उसी प्रकार का स्टेल्थ बॉम्बर जैसा कि आप जानते हैं यूएस के पास है B-2 बॉम्बर्स। वो क्यों बना रहा है? क्योंकि वो तो न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उसको बरस्ट करने के लिए या उसको तबाह करने के लिए होते हैं, जो कि भारत को 12,000 किलोमीटर की दूरी पर भी स्थित टारगेट्स पर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी प्रदान कर। After he took the power by force, he started killing Hindus, Muslim, Christians. They're burning all houses. They're burning masjid. They're burning girja, church. Our people. तो गुज़िश्ता जो चंद दिन तक जंगी झड़पें हुई वो सिर्फ ट्रेलर्स थे, असल काम तो जल्द शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान के जो ड्रोन है वो इनइफेक्टिव थे, उनके ड्रोन्स ने कुछ भी नहीं किया। और भारत का दिफाई बजट पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। आप समझे कि भारत का इस जंग से पहले जो बजट था वो $85 बिलियन सालाना। ये जंग, अगर आप मेरे को सुन रहे हो, आई एम उज़ैर खान और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान अगर आपने दोबारा ऐसा बोला तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे और आपको अपनी डिफेंस की जो आपकी मिनिस्ट्री है उससे हम आपको लात मार देंगे। आपका हसीना से भी बहुत बुरा हाल होगा। बजट था और ये साल से चला आ रहा है, अब उसमें भी इजाफा हो गया। और उस सनसनी का कारण है, सनसनी का कारण ये है कि भारत ने पहली बार रीजनल प्लेयर से एक ग्लोबल डिफेंस प्लेयर बनने का एक इरादा जाहिर किया है। तो भारत जदीद तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल LDHCM की तैयारी में मसरूफ है। ये मिसाइल हवा की रफ्तार से 8 गुना ज्यादा तेज रफ्तारी से सफर करेगा और इसके अलावा भारत नाइट विजन मवासलाती निजाम और मिसाइल टेक्नोलॉजी की भी तैयारी में। नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों हमने एक न्यूज़ सुनी थी B-2 बॉम्बर के बारे में, जो कि अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट है और वो इतनी ऊंचाई पर उड़ता है कि उसको डिटेक्ट करना भी मुश्किल है। और उसने ईरान पर बॉम्बिंग की थी और जो वहाँ पर न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ जो बन रही थी उसको डिस्ट्रॉय करने की बात की थी। और उसमें अगर आपको याद हो तो एक वो उस टाइप के बम भी फेंके गए थे जो कि बंकर को तोड़ सके, बंकर बस्टर जो थे। अब यहाँ पर बात हो रही कि इंडिया भी एक बॉम्बर बना रहा है जिससे तकरीबन हो सकती है उसकी कैपेसिटी 12,000 किलोमीटर की हो और जो बिना रिफ्यूलिंग करे US पहुँच सकता है विथ ब्रह्मोस मिसाइल्स। अब ये बहुत बड़ी बात है भाई। अगर मान लीजिए इस टाइप की डेवलपमेंट होती है तो फिर कहाँ गई वो US की एक हाथ वाली सत्ता कि नहीं पूरी दुनिया में हम ही सिर्फ महासत्ता है, हम ही सिर्फ सुपर पावर है, बाकी सब तो बस यहाँ पर ऐसे ही कचरा है। जब इस टाइप के चैलेंजेस US को मिलते हैं ना तब उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक लीक। और वो स्ट्रेटेजिक लीक क्या है? वो स्ट्रेटेजिक लीक ये है कि भारत जो है वो इंटर कॉन्टिनेंटल स्टेल्थ बॉम्बर बनाने जा रहा है। जी हाँ, उसी प्रकार का स्टेल्थ बॉम्बर जैसा कि आप जानते हैं यूएस के पास है, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बोलते हैं जिसको, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स भी कैरी कर सकता है। और वो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर यूएस के पास है और चाइना बना रहा है और सबसे जो बड़ा है वो है रशिया के पास में। अभी आपने देखा होगा कि जब ईरान और इजराइल में युद्ध हुआ था तो ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन थी सबसे बड़ी, उसको हिट करने के लिए B-2 बॉम्बर्स आए थे, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स। वो उसी प्रकार के बॉम्बर हैं जो विंगलेस, यानी नो फिन्स, विंगलेस और रडरलेस, वो उस तरह के जो बॉम्बर्स थे वो आए थे, फ्यूज्ड रडर वाले, जिसको देखने से लगता है जैसे कि कोई भूत चला आ रहा हो और जिसके कि कोई हाथ पांव ही ना हो, फ्यूज्ड विंग्स, रडरलेस, अजीब सा दिखता है। वो B-2 स्पिरिट बॉम्बर, उससे पहले B-52 हुआ करते थे उनके लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स, और अब वो B-21 रेडर बनाने जा रहे हैं और उनकी जो रेंज है वो लगभग 9,000 किलोमीटर से है। लेकिन फिर साथ में उनके जो है वो टैंकर्स चलते हैं, वो टैंकर्स उनको रिफिल करते रहते हैं
रास्ते में, तो उनकी जो रेंज है वो एक्सटेंड हो जाती है। TU-160 बॉम्बर है रशिया का, वो सबसे घातक है। उसके करीब पेलोड जो है वो 40 टन आ सकता है उसमें, 40 टन। ये जो मैंने आपको B2 बताया, ये B2 की कैपेसिटी जो है वो करीब 20 टन की है। और इसमें ये आप जानते हैं कि जब ये चले थे यहाँ पर बमबारी करने ईरान में, तो वो 15 टन वाला जो उनका मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है, वो 15 टन वाला बॉम्ब लेके चल रहे थे। भारत ने जो अपने इरादे रिवील किए हैं, ऐसे भारत ने जानबूझ के ये किया है। जो अग्नि 5 मिसाइल है, उस अग्नि 5 मिसाइल के हम कई सारे लॉन्च कर चुके हैं, कई सारी टेस्ट लॉन्च हो चुकी है। जो मर्व जो उसका जो वर्जन है, उसकी भी टेस्ट लॉन्च के उसको कहा गया अग्नि 5 मर्व, लेकिन वो अग्नि 5 मर्व नहीं है, वो अग्नि 5 का नेक्स्ट वर्जन है शौर्य मिसाइल। शौर्य मिसाइल, मर्व का मतलब होता है कि एक ही नोज पर 4, 5, 10 आप अलग अलग वॉरहेड्स वो इंडिपेंडेंटली टारगेटेड होते हैं, उनके टारगेट्स अलग अलग होते हैं और वो काफ़ी ऊंचाई से, कई किलोमीटर की ऊंचाई से उन वॉरहेड्स को डिस्चार्ज कर देती हैं और फिर वो कई सैकड़ों किलोमीटर अलग अलग डिस्टेंस पे जाकर और वो विनाश लीला कर सकते हैं। ये न्यूक्लियर मिसाइल्स के लिए उपयोग में आते हैं। मर्व का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल, ये हुआ मर्व। तो ये जो शौर्य था, इसको हमने ये एडवर्टाइज किया कि नहीं साहब इसकी 5000 से 8000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, लेकिन वस्तुतः इसकी रेंज जो है वो 15000 किलोमीटर है। 15,000 किलोमीटर का मतलब ये हुआ कि वो यूएस में कहीं भी कोई भी टारगेट स्ट्राइक कर सकती है। लेकिन इसको ये नहीं कहा गया और बल्कि एक तरह से यूरोप और अमेरिका जो है वो उछले नहीं, इसको देखते हुए हमने कहा भाई 5,000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, 5,000 से 8,000 के मतलब ये कि हम तो भाई पाकिस्तान और चाइना को ध्यान में रख के अपनी मिसाइल्स बना रहे हैं। पाकिस्तान को और चाइना के पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, तो ये बिल्कुल डेटरेंस के हिसाब से बिल्कुल सही बात है कि भाई हम बना रहे हैं, क्योंकि हमें डेटरेंस क्रिएट करनी है चाइना के साथ में, तो 5,000 से 8,000 किलोमीटर की हमारे पास रेंज तो होनी ही चाहिए। तो ये 15,000 किलोमीटर वाली रेंज हमने छुपा कर रखी हुई थी, ये अग्नि 5 और अग्नि 5 मर्व वर्जन जो है इसमें। अब क्या हो गया कि हमने अपने स्टेल्थ बॉम्बर का शगुफा छोड़ दिया, ये कहा कि ये 12,000 किलोमीटर इसकी रेंज होगी और 12,000 किलोमीटर रेंज के साथ साथ हम इसमें 12 टन का पेलोड ले जाएंगे। 12 टन के पेलोड को भी डिस्क्राइब किया गया कि 12 टन के पेलोड में हमारी ब्रह्मोस भी होगी और हमारी जो अस्त्रा मिसाइल्स हैं वो भी होगी और जो हेवियर मिसाइल्स हैं वो भी होंगी वगैरह वगैरह, ये सारी बात जो है वो यहाँ पे बताई गई। और भारत को गालियां देते हैं, लेकिन भारत की एम्बेसी के बाहर किलोमीटर लंबी लाइन लगाते हैं कि भैया हमको भारत जाना है। Challenged by a congressman called Brad Sherman to reduce any connections and to stamp down on terrorism in Pakistan, particularly the group Jaish. मैं तो इस चीज को समझ के थोड़ा सा बड़ा, वो जिसे कहते हैं ना, हैरान और परेशान हुआ। And unfortunately, as our neighbor has refused to talk. इंडिया तो ये कह रहा है कि हम तो बात ही नहीं करना चाहते। अमेरिका, इंडिया तो कहता है जी नाम भी ना लो। Terror groups within Pakistan. ये देखें, आज देखें, ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने चैटम हाउस में ये बात की है। पाकिस्तान जिस तरह की मैस में गिरफ्तार हो गया है इंटरनल पॉलिटिक्स में, तो जिस तरह की आइसोलेशन में चला गया है रीजनल पॉलिटिक्स में, और जिस तनाई का शिकार हो गया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसको सामने रखते हुए तो आप पूरे दावे से कह सकते हैं कि पाकिस्तान अपनी स्पेस जो है वो खो चुका है।
एक नई नॉर्मल या नई नॉर्म, न्यू नॉर्म एस्टेब्लिश हो रही है, जिसमें पाकिस्तान के पास रिएक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। बिकॉज अगर आज आपकी वाटर अवेलेबिलिटी 13% कम हो गई है, तो और चंद महीनों में ये 15% या 20% कम हो जाएगी, फिर ये 23% या 25% कम हो जाएगी। जिसके बाद इंडिया ये कह रहा है कि इसके पीछे 4 लोग मौजूद थे, ISI की ये सारी प्लानिंग थी, ISI ने ये अटैक करवाया और वहाँ पर ये पूछा गया था कि क्या आप हिंदुओं को स्पेशल वहाँ पर टारगेट किया गया। अब भारत के अंदर 334 बिलियनियर्स बन चुके हैं लोग। जून 5 तक की सूरत हाल ये है कि इंडस वाटर सिस्टम के अंदर जो पाकिस्तान को पानी की अवेलेबिलिटी हुई है वो 13% कम है, 13.3% कम है। There is no rehyphenation or hyphenation between both the countries. वो कहते हैं भूल जाएं, ये तो कुछ मुमकिनात में से शामिल ही नहीं है। भारत का ये कहना है कि जबकि जो दहशतगर्दी है वो प्रोड्यूस करने वाला मुल्क ही पाकिस्तान है। जीत की बात की है हम, उनका एक भी जो एजेंट है वो कभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रूफ नहीं कर पाए और उन लोगों ने हमारे जो है वो जेलों में डाले हुए हैं। ये क्या मसला है, ये क्या चक्कर है? नमस्कार दोस्तों, आए दिन जब पाकिस्तानी कोई मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, प्रेसिडेंट होता है, जब बाहर जाता है ना, तब उनको कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिससे वो डेफिनेटली अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बिलावल भुट्टो गया था बाहर US, वहाँ पर उसको कुछ क्वेश्चन पूछे गए कि कब आतंकवाद बंद करोगे। अब उसका सिर्फ और सिर्फ कहना ये होता है कि देखिए भाई, हमारे पड़ोसी ऐसा है, तुम आखिरकार क्या करें, हम अगर तैयार नहीं रहेंगे तो मतलब एग्जाम्पल देने के लिए तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं कि आज तक ना ही इंडिया बांग्लादेश हुआ है, ना ही इंडिया नेपाल हुआ है, ना ही इंडिया भूटान हुआ है। अगर चाइना के साथ 62 वाली सिचुएशन हम ना काउंट करें तो उसके बाद वहाँ पर भी शांति है, कोई बड़ी लड़ाई तो हुई नहीं है। तो आखिरकार सिचुएशन ऐसी आपके लिए क्यों है? क्योंकि अगर मान लीजिए पाकिस्तानी आर्मी आज ये अलाइन कर दे कि नहीं, इंडिया आज से हमारा दोस्त है, तो फिर तुरंत पाकिस्तान की जनता ये क्वेश्चन पूछ सकती है कि तो फिर हमें इतनी बड़ी आर्मी रखने की ज़रूरत क्या है? पाकिस्तान के अंदर आर्मी का इतना हवा बनाए रखना क्यों ज़रूरी है? इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के ज़रिए हमारी मदद करना ना भूलें। इंडिया तो ये कह रहा है कि हम तो बात ही नहीं करना चाहते। अमेरिका, इंडिया तो कहता है जी नाम भी ना लो। देयर इज नो rehyphenation और hyphenation between both the countries. वो कहते हैं भूल जाएं, ये तो कुछ मुमकिनात में से शामिल ही नहीं है। सो ये किस तरह की पाकिस्तान की लीडरशिप ने बात की है? ये कैसी बात है जो पाकिस्तान ने की है? दैट इज एन इंपॉर्टेंट केस। सो ये कैसे मुमकिन होगा? हाउ इज दिस पॉसिबल? हाउ इज दिस गोइंग टू हैपन? ये कैसे मुमकिन होगा? ये कैसे चीज चलेगी? मैं तो इस चीज को समझ के थोड़ा सा बड़ा, वो जिसे कहते हैं ना, हैरान और परेशान हुआ। मैं तो बहुत, ये देखें, आज देखें, ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने चैटम हाउस में ये बात की है। भारत का ये कहना है कि जबकि जो दहशतगर्दी है वो प्रोड्यूस करने वाला मुल्क ही पाकिस्तान है, तो उसको एंटी टेररिज्म के अंदर शामिल करने की कोई ख़ास वजह। साथ में भारत ये भी कहता है कि पाकिस्तान को कह लें कि जो $1 बिलियन का लोन दिया है अमेरिका ने, वो भी टेररिज्म के लिए ही दिया है कि आप और दहशतगर्दी को फैलाओ। उनका कहना है कि अगर हम लोग बात करें उसामा बिन लादेन की, अजहर मसूद की, उसके बाद दाऊद इब्राहिम की, ऐसे बड़े बड़े जो टेररिस्ट हैं, जो दहशतगर्द हैं, भारत के अकॉर्डिंग वो पाकिस्तान के अंदर से ही मिलते हैं। इनका सफाया, इनका खात्मा करने के लिए जबकि वेस्टर्न को पाकिस्तान का साथ देना चाहिए, लेकिन यही पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि ठीक है, आप इस चीज़ को और प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, आप क्या कहना चाहते हैं कि जब भी पाकिस्तान का नाम आता है तो दिमाग में पहली बात यही आती है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई नहीं करता, बल्कि दूसरे मुल्कों में भेजकर दहशतगर्दी को और मजीद फैलाता है। जैसे भारत की बात कर लें, उनके पास डिफरेंट टॉपिक्स आ जाते हैं। लाइक अगर अभी पहलगाम की बात करें, वो कहते हैं कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था। अगर उड़ी की बात करें, वो कहते हैं पाकिस्तान इन्वॉल्व था। बालाकोट की बात करें, वो कहते हैं पाकिस्तान इन्वॉल्व था। अगर ताज होटल की बात करें, वो कहते हैं पाकिस्तान इन्वॉल्व था। अगर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी की बात करें तो वो फिर यही कहते हैं कि भाई पाकिस्तान इन्वॉल्व हर जगह में नज़र आता है। बट प्रॉब्लम फिर यही आता है, अगर हम लोग आसिफ ख्वाजा की बात करें तो उनसे जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई जो पाकिस्तान है वो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, तो आगे से आसिफ ख्वाजा ने कहा कि हम टेररिज्म को वेस्ट के लिए बहुत अरसे से सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिर ये जो बयानात है काफ़ी ज़्यादा कह लें कि इख्तलाफात क्रिएट कर देते हैं। मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है। एक पूरा ये हमारा वसी एरिया
बल्कि हमने दूसरे मुल्कों की जंग भी लड़ी है, उनकी जानों को बचाने के लिए हमने अपनी कुर्बानियाँ पेश की हैं, जिसमें हमारा नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है। ये इंडिया का शोर करना वो मेरा ख्याल है अच्छा नहीं है। तो फिर भारत हर टाइम क्यों शोर करता रहता है कि अगर कुछ भी भारत में होता है तो पाकिस्तान, पहला इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आता है। बट अगर देखा जाए तो अगर हम लोग पुलवामा अटैक की बात करें तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी क्लिप्स नज़र आती हैं जहाँ पर हमारे खुद असम्बली के मेंबर्स एक्सेप्ट कर रहे होते हैं भाई कि ठीक है, जो ताज होटल का हमला भी हमने करवा दिया। उसके बाद अभिनंदन जब पाकिस्तान में पकड़े गए 2019 की अगर हम लोग बात करें तो हमारे ही पार्लियामेंट के लोग बता रहे होते हैं कि भाई हमारे आर्मी चीफ की हालत ऐसी हो गई, ये हो गई, वो हो गई। तो फिर इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान को लोग क्यों एज ए टेररिस्ट देखते हैं, पाकिस्तान को क्यों एज ए कैंसर देखा जाता है, जबकि जो लोग विजिट करते हैं उनकी राय टोटली बदल जाती है? इसमें वाकई वो मीडिया में जो इंडिया है वो कोई भी मौका जाने नहीं देता। ईमान क्वेश्चन करना चाहूँगी कि व्हेनेवर कोई भी बात आती है तो इस्लाम लाजमी बीच में आता है, रिलीजन लाजमी बीच में आता है। जहाँ पर अभी वॉर रिसेंटली हुआ, यहाँ पर भी जंग, इस्लाम और कह लें कि जिहाद, इन सारी चीज़ों को काफ़ी प्रमोट किया गया है, काफ़ी देखा गया है। तो इसकी क्या चीज़ है कि व्हेनेवर मुस्लिम्स टॉक अबाउट द वॉर, दे टॉक अबाउट द जिहाद, और कहते हैं कि इस्लाम कहते हैं कि तुम पर जंग वाजिब हो गई है तो तुम्हें जंग करनी ही है। अब ट्रीटी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जून 5 तक की सूरत हाल ये है कि इंडस वाटर सिस्टम के अंदर जो पाकिस्तान को पानी की अवेलेबिलिटी हुई है वो 13% कम है, 13.3% कम है उस पानी की अवेलेबिलिटी के मुकाबले में जो गुज़श्ता बरस 2024 तक इस टाइम पीरियड में पाकिस्तान के पास थी, जिसकी वजह से पंजाब में जो खरीफ की फसल है वो बहुत सीरियसली इफ़ेक्ट हो रही है, उसकी वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो गई। अब इसके अंदर एक ऐसी सूरत हाल, ये जो सूरत हाल डेवलप कर रही है पाकिस्तान के, लेकिन जो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट है, इससे एक पानी की अवेलेबिलिटी के हवाले से एक नई नॉर्मल या नई नॉर्म, न्यू नॉर्म इस्टेब्लिश हो रही है, जिसमें पाकिस्तान के पास रिएक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। बिकॉज अगर आज आपकी वाटर अवेलेबिलिटी 13% कम हो गई है तो और चंद महीनों में ये 15% या 20% कम हो जाएगी, फिर ये 23% या 25% कम हो जाएगी, तो आपको इसकी आदत हो जाएगी। और चंद दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने इस हवाले से कहा भी, पहले जो है वो बलूचिस्तान के मसले को हल करना चाहिए, जो वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है उनको हल करना चाहिए। वो तो हमें बलोचियों के साथ डायलॉग करना चाहिए, उनसे हमें नहीं वैसे करना चाहिए, लेकिन जो डायरेक्टली रॉ के साथ इन्वॉल्व है उनके साथ तो कोई डायलॉग नहीं होगा। सर, जीत की बात की है, हम उनका एक भी जो एजेंट है वो कभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रूफ नहीं कर पाए, और उन लोगों ने हमारे जो है वो जेलों में डाले हुए हैं। ये क्या मसला है, ये क्या चक्कर है? बस ये जो है ना पाकिस्तान की कमज़ोरी है ये कि हम अच्छे तरीके से डिफेंड नहीं कर सकते।